नमस्कार। मंथन के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। मंथन एक यंग प्रोफेशनल्स द्वारा नागपुर में संचालित एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीय वक्ताओं के माध्यम से चर्चा करते हैं। पिछले ये कोरोना के समय में हमने एक्चुअल सेशंस की जगह हम लोग अभी वर्चुअल सेशंस पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। उसी कड़ी में हमने गत 4 दिन पहले ही हमने मुकुल जी कानिटकर द्वारा भारतीय परिवार पे एक सत्र लिया था। उसका काफ़ी प्रतिसाद भी हमें मिला। वो हमने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव किया था। उसी कड़ी में हमारा आज का विषय जो आयुर्वेद पे है, उसके लिए हमारे पास एक प्रख्यात वक्ता श्री जयंत जी देव पुजारी, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, 35 वर्ष का अनुभव है, वर्तमान में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष हैं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो गाइडलाइंस शासन द्वारा जो निकाली गई है, उसमें से 16 आचार्यों में से आप भी एक आचार्य हैं जिनने उसको निर्मित करने में सहयोग किया है। आपने अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में अपनी रिसर्च पब्लिश की है। आपने पुस्तकें लिखी हैं, उसमें से 2 मैथमेटिक्स इन आयुर्वेदा और चरक चिंतन जैसे किताबें काफ़ी इनकी प्रसिद्ध भी है। मैं जयंत जी देव पुजारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आयुर्वेद के विषय में हम सभी श्रोताओं का मार्गदर्शन करें। मंथन के सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि मंथन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का यह जो कार्यक्रम मंथन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उस आयोजन के लिए मैं मंथन के आयोजकों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज देश में जो माहौल है, जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्ञानवर्धन होना, उन्हें जानकारी सही प्रकार से मिलना, यह आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और यह जो ज़रूरत है वो पूरा करने की कोशिश इस मंथन द्वारा हो रही है, मंथन प्लेटफॉर्म द्वारा। इसलिए मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और मैं भी खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं भी उसमें शरीक हो रहा हूं, मैं भी उसमें सहभागी हो रहा हूं। आयुर्वेद का जब हम विचार करते हैं, तब हमारे देशवासियों को आयुर्वेद ये नाम नया नहीं है, लेकिन नाम नया नहीं रहने के बावजूद कई बार जिसको अति परिचयात अवज्ञा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा परिचय होने के कारण हम उसकी तरफ ध्यान देते नहीं हैं, ऐसी स्थिति हमारे देश में कई सालों से आयुर्वेद की रही है। आयुर्वेद क्या कहता है स्वास्थ्य के विषय में? अब मैं संस्कृत की तो बात करूँगा नहीं, लेकिन सामान्य भाषा में आयुर्वेद में 2 चीज़ें बताई गई है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण, ये आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है। और ये स्वास्थ्य रक्षण करने के बावजूद भी यदि वो बीमार पड़ता है तो फिर उसको जो रोग हुआ है उसका परिमोक्षण, यानी उस रोग की चिकित्सा करना, इस प्रकार के 2 आयुर्वेद के उद्देश्य रखे गए हैं। और ये स्वास्थ्य रक्षण की हमारे देश में जो एक बहुत बड़ी परंपरा है, उसको उस ज़माने के आयुर्वेदज्ञों ने हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार से सामाजिक रीतियां हैं, हमारे दैनंदिन जीवन में की जो भी नीति नियम है, उसके साथ जोड़ा गया है। मैं बहुत छोटी सी बात करता हूं कि आज सभी वीडियोस पे, टीवी पे, रेडियो पे, सब जगह ये बताया जा रहा है कि हाथ धोइए। अब हमारे देश में घर में घुसते बराबर अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर अंदर जाकर हाथ मुंह धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा गया है। अभी हम ये जो लोग कह रहे हैं, उसको आयुर्वेद में कई सालों पहले, कई हजारों सालों पहले ये चीज़ बताई थी, लेकिन बीच में हम लोग थोड़ा उससे दूर हट गए और जो भी बाहर के कपड़े हैं उसी से घर में हमारा व्यवहार चलता रहा। बाहर से आए हुए पहने हुए कपड़ों को लेकर ही हम खाना खाने के लिए बैठते थे। जिस कपड़ों से खाना खाने के लिए बैठते थे, कई बार चप्पल और जूते भी उसके साथ आ जाते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो उस ज़माने में नहीं, इस ज़माने में भी वो लागू होता है। ये इस कोविड के कारण हमको ध्यान में आ गया है और इसकी बार बार हमको जिसको दोबारा
उसकी जानकारी देना और दोबारा उसके विषय में विचार करना, यह शुरू हो गया है। बहुत सीधी सी बात है कि हम लोग सेकंड नहीं करते हैं, कभी किया ही नहीं, सभी नमस्कार करते रहते हैं। रामायण महाभारत से लेकर आज तक हम लोग देखते हैं कि हम लोग नमस्कार से ही हमारी शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला इसमें सबसे प्रधान रूप से ध्यान में आया है। उसमें ये जो नमस्कार करना जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा माध्यम, इसमें बहुत बड़ा माध्यम जो है ये आयुर्वेद ने जो बताया है या हमारी परंपराओं ने बताया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों ने। और इसको क्या कहते हैं, उसको फिर से एक बार याद दिलाने का ये जो समय है वो आया है। हम लोग जानते हैं कि केरल के कई भागों में गर्म पानी पीने की प्रथा है, उसको चूड़ वेल्लम बोलते हैं, और उसमें कुछ दवाइयाँ डाली जाती है। ये जो गर्म पानी है वहाँ सिर्फ घर में ही नहीं रहता, वहाँ के होटल में भी इस प्रकार का पानी मिलता है। अब ये हमारी परंपरा रही है वहाँ की। इसका कारण था कि उस ज़माने में वहाँ पर जो भी रोग हुआ करते थे उससे बचने के लिए ये प्रथा चल पड़ी। अब आज वही चीज़ है, जब कोविड आ गया है तब गले में खराश न हो, या होती है तो वो तुरंत चली जाए, वो जो वायरस है गले में चिपका न रहे, वहाँ से हमारे फेफड़ों में न जाए, इसके लिए जो गाइडलाइन बनी है, सबसे पहली गाइडलाइन यही है कि गर्म पानी पीते रहिए। अब कोई प्रश्न ये पूछेगा कि इतनी गर्मी में, गर्मी के दिनों में, अप्रैल और मई महीने में यह गर्म पानी कैसे पिया जाए? अब इसका उत्तर यही है कि यदि ये स्वास्थ्य रक्षण के लिए आवश्यक है तो हमको ये करना चाहिए। हम लोगों ने ये जो फ्रीज के पानी की जो आदत खुद को डाल के रखी है कि वहाँ से बॉटल उठाई और सीधी मुंह को लगाई, ये कभी भी आयुर्वेद को मान्य नहीं था। ऐसी कई छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेद ने बार बार अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए बताई है और उसको दिनचर्या नाम दिया गया है। अब आज उसको लाइफस्टाइल नाम से पुकारा जाता है, और कई रोगों में जो नॉन इन्फेक्शियस रोग जितने भी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऐसा ही नाम है उनका, उसमें ये लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना चाहिए, इसके बारे में पूरी दुनिया में सहमति है। शास्त्रज्ञों की भी सहमति है और जो चिकित्सक है उनकी भी सहमति है। और कई बार हमको बड़े बड़े डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलता है कि चेंज इन लाइफस्टाइल ये उनका प्रिस्क्रिप्शन रहता है। अब ये चेंज इन लाइफस्टाइल में और एक चीज़ है, वो यानी हमारा समय का पालन करना। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा हम जो उठते हैं वो सूर्योदय के साथ उठते हैं, और सूर्यास्त के साथ में हमारा जो दिन का कार्यक्रम है वो सामान्य रूप से ख़त्म होना चाहिए, और पहले होता भी था। इसलिए शाम को 7 बजे के बाद सब लोगों का खाना हो जाता था। आज जैसा हम लोग 10 और 11 बजे तक खाना नहीं खाते हैं और बाद में रात को खाना खाते हैं और सुबह डकार देते उठते हैं, वह परिस्थिति हमारे देश में नहीं थी। अब यह बदलाव कहाँ से आया, कब से आया? तो जब से ये लाइट ईजाद हुए, आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जब से ईजाद हुई है, तब से हमारा काम करने का जो समय है वो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक, यानी करीब करीब 4 घंटा बढ़ गया है। अब हम लाइट बंद करो या इलेक्ट्रिसिटी बंद करो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम नियमों का पालन ज़रूर कर सकते हैं। और इन नियमों का यदि पालन हमको करना है तो सुबह से उठकर हमारी जितने भी काम हैं उसका समय हम लोगों को निश्चित कर लेना चाहिए। हमने समय पे नहाना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, समय पे अध्ययन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर अध्ययन करने के भी समय और अध्ययन न करने के भी नियम बताए गए हैं। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि दुनिया में शायद कभी भी किधर भी अध्ययन कब नहीं करना चाहिए इसके कोई नियम लिखे गए नहीं हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में अध्ययन कब नहीं करना चाहिए इसके भी नियम लिखे गए हैं, और उसका संबंध जो है वो स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। तो हर चीज़ को स्वास्थ्य से जोड़कर देखना ये हमारी परंपरा की विशेषता है, और वो जो आयुर्वेद से आई है। सभी चीज़ों के लिए हमारी ये अपेक्षा नहीं रहती कि हम किसी वैद्य के या डॉक्टर के पास जाएं। आज भी हम लोग जानते हैं, आज मैं जिस काउंसिल का चेयरमैन हूँ, हम लोगों ने टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन अभी हफ्ता भर पहले जारी की है। अब ये टेलीमेडिसिन क्यों जारी की है? क्योंकि दूरी रखना है, और कई चीज़ों के लिए प्रत्यक्ष मिलना ज़रूरी नहीं रहता, तब एडवाइस कैसे दिया जाता है? तो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, वीडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, SMS के थ्रू, इस प्रकार से या वीडियो कॉल के थ्रू ये जो जानकारी है ये पेशेंट तक पहुंचाई जाती है।
अब ये जो टेलीमेडिसिन वाली जो गाइडलाइन जारी की, इसके लिए हम लोगों ने तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमको डिस्टेंस बना के रखना है। अब इसका भी नियम हमको बनाना चाहिए कि टेलीमेडिसिन पर डॉक्टर उपलब्ध है, इसलिए हम कितने बजे उसको फ़ोन करेंगे। तो ये टेलीमेडिसिन के क्लिनिक के समय भी निश्चित होने चाहिए। जब हम इसको अडाप्ट कर रहे हैं, जब हम इसको आत्मसात कर रहे हैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को, तो ये जो समय का और नियमों का पालन करना जो है वो हमारे संस्कृति की और हमारे सामाजिक रचना की विशेषता रही है। दूसरी बात खाने के समय का। खाने का जो समय है वो इसी प्रकार रहना चाहिए, इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। शाम को इतने बजे खाना रहना चाहिए, 2 खानों में कितने समय का अंतर रहना चाहिए, खाने के पहले पानी पीना चाहिए या खाने के बाद में पीना चाहिए, या किसके बाद में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। ये जो सब विविध प्रकार के नियम हैं, इन नियमों को यदि हम देखेंगे तो वो आपको ध्यान में आएगा कि ये सभी स्वास्थ्य रक्षण के लिए हैं और वो आज के तारीख में रिलेवेंट है। आज भी देखा गया है कि बताया जाता है कि भाई आपका पेट बिगड़ने मत दीजिए। इसका कारण ऐसा है कि कई कोविड के रुग्णों में ऐसा देखा गया है कि डायरिया ये उनका या पेट बिगड़ना ये उनका पहला सिम्टम देखा गया है। अभी ये कन्फ्यूजन यदि हमको टालना है तो हमको हमारा पेट ठीक रखना पड़ेगा। ये सिर्फ खांसी और फेफड़े तक की बीमारी नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो मधुमेह के रुग्ण हैं, जो उच्च रक्तचाप के यानी ब्लड प्रेशर के रुग्ण हैं, जो एल्डरली लोग हैं, उनका बर्ताव कैसे होना चाहिए इसके बारे में भी अभी गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। इसका कारण ऐसा है कि इसके नियम जब तक जो बताए गए नियम है हम लोगों ने पालन नहीं किए। जैसे बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ कुछ समय, शाम का जो समय है या रात का जो समय है, वो बैठने की हमारी परंपरा रही है। हमारे जो नाते पुते रहते थे वो अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बैठकर कहानी सुनते थे। इसका उनको जो जानकारी मिलती थी ये एक हिस्सा है, लेकिन नाना नानी की मेंटल हेल्थ उस कारण अच्छी रहती थी ये हम भूल गए। हमको ऐसा लगता है कि भाई बूढ़े लोग हैं, क्या बात करेंगे उनसे, क्या करेंगे। लेकिन यह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये उनके भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, यानी उनके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। वैसे भी ये छोटे छोटे उनके जो नाती पोती है उनके भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है, ये हम भूल गए थे। और अब ये कोविड ने ये सब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उसका जो महत्व है हमारी परंपराओं का वो उभर कर सामने आने लगा है। भोजन में क्या लेना चाहिए, इस विषय में तो इतनी ज़्यादा जानकारी है कि करीब करीब 2500 किताबें ऐसी हैं संस्कृत भाषा में कि जिसमें अलग अलग प्रकार के जितने भी पदार्थ है, व्यंजन है, उनको किस प्रकार से बनाना और किस प्रकार से उनका सेवन करना यह भी बताया गया है। अब किस चीज़ को कितने समय बाद बासी माना जाता है इसके भी नियम हमारे यहाँ बताए गए हैं। कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि रात गई कि बासी हो जाता है। अब उतना ही समय दिन में जाता है, उस समय बासी नहीं माना जाता। बासी तभी माना जाता है कि जब उस पर रात जाती है। अब ये जो छोटे छोटे नियम हैं उन सब नियमों का फिर से पालन करने की हमको आज ज़रूरत महसूस होने लगी है। अभी कई बार हमारी जो परंपराएं हैं, जैसे अभी रामनवमी गई, वो रामनवमी में जो प्रसाद बनता है वो धनिया पाउडर का और वो मिश्री का बनता है। और उस समय अपना क्या बोलते हैं, कड़ू नीम के पत्ते और अदरक, इसकी गोली बनाकर खाने की परंपरा है। अब ये हमको याद दिलाता है कि इसके बाद जो मौसम आने वाला है उसके कारण जो रोग निर्माण होने वाले हैं उसका प्रतिकार करने की ये एक बहुत साधारण सुविधा है। आज भी जो गाइडलाइन जारी की है, जो मैं बाद में आपको पढ़ के बताऊंगा विस्तृत रूप से, उसमें भी यही बात बताई गई है कि भाई आप इन चीज़ों का काढ़ा कीजिए और कोविड से बचिए। अब ये जो सीधी छोटी छोटी परंपराएं हमारी कि किस समय क्या खाना चाहिए, किस समय, अभी जैसे अक्षय तृतीया आएगी कुछ ही दिनों में, हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा रही है कि मटके का पानी ये पहले दिन, अक्षय तृतीया के दिन मटके में पानी भर के बाद में उसका इस्तेमाल होता है, उसके पहले नहीं। इसका कारण बहुत सीधा है कि इसके पहले का जो मौसम है उसमें जो प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी है, जो जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर का जो ठंडा पानी है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के लिए या गर्मी के लिए जो ठंडा पानी का जो हम मटके से लेते हैं उसका उपयोग अक्षय तृतीया के बाद में ही करना चाहिए।
अब इस ये जो परंपरा है उसको एक क्या कहते हैं उसको, एक त्यौहार से जोड़ा गया है। अब ये जो नियम है, ये नियम वस्तुतः स्वास्थ्य का नियम है, वो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे इसका नियम है, लेकिन उसको इस प्रकार से जोड़ा गया है, हम उसको देखना भूल गए। आज हम देखते हैं कि हम 24 घंटे 12 महीने, कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक की तो बात ही अलग है, लेकिन ठंडा पानी जो है वो फ्रीज़ वाला, वो तो बहुत आज आम बात हो गई है। अब फिर से हमको ये याद दिलाया जा रहा है कि भाई गर्म पानी पियो, और गर्म पानी पीते रहे तो कोविड से बचोगे। इस प्रकार से कई नियम हमको, व्यायाम कितना करना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। अब आज सभी तरफ जिम है, काफ़ी लोग व्यायाम करते हैं, काफ़ी लोग जिसको क्या दौड़ लगाते हैं, वॉक करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब लेकिन आयुर्वेद ने एक बहुत मज़ेदार व्यायाम बताया, मज़ेदार नियम बताया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि आप जितना व्यायाम कर सकते हो उसका कर सकते हो, यानी आपकी जितनी क्षमता है। जैसे आप यदि 40 मिनट तक कार्डियो कर सकते हो, तो आपका व्यायाम का जो डोज है, व्यायाम की जो मात्रा है, वो उसके आधे है। या आप सूर्य नमस्कार यदि 50 मार सकते हो, तो आपकी यानी क्षमता है आपकी, आप मार सकते हो, आप में उतनी ताकत है, आप युवा है। तो लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, यानी जो आपकी शक्ति है उसका आधा व्यायाम करना चाहिए, ये उसका नियम है। लेकिन आज हम जाते हैं जिम में तो सबको ऐसा लगता है कि मैंने बॉडी बिल्डर बनना चाहिए। रहता वो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उसको आगे जाके इंजीनियर बन के एक कुर्सी पे बैठ के वो सॉफ्टवेयर वाला काम करना है, और वो कॉलेज में जब पढ़ता है तब वो वहाँ जिम में जाता है, ऐसा कि जो उसको ज़िंदगी भर बॉडी बिल्डर ही बन के रहना है। फिर उसके लिए वो प्रोटीन पाउडर खाता है और कुछ कुछ खाते रहता है, फिर वो बॉडी मास बनाता है और ये होता है और वो होता है और ट्रेनर बनता है। अब जिसको आगे जाकर ज़िंदगी में कभी बॉडी बिल्डर ये प्रोफेशन अपनाना ही नहीं है, वो क्यों इतनी सब चीज़ें करता है? आयुर्वेद इसके लिए, जिसको उस प्रोफेशन में उतरना है उसने उसका नियम करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी लोग यदि ऐसा करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए घातक है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। फिर लोगों के मन में एक ये रहता है कि व्यायाम छोड़ने के बाद आदमी मोटा होता है। अब व्यायाम छोड़ने के बाद आदमी मोटा इसलिए होता है कि व्यायाम तो छोड़ देते, खाना उतना ही रखते हैं, इसके कारण वो मोटा होता है। अब खाने के बारे में भी मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पेट का जितना आकार है, किसी ने गिना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से आधा खाना खाना चाहिए, और जो बचा हुआ आधा है उसमें से जो आधा है यानी 1/4 है वो पानी के लिए है, और 1/4 जो है वो हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। ये हमारे पुरखे कई सालों से बताते आए। इसका मतलब खाना भी उतना खाना चाहिए जिसकी ताकत है उसका आधा, व्यायाम भी उतना करना चाहिए जिसकी ताकत है उसका आधा। अब ये जो आयुर्वेद के सिद्धांतों को, यानी पेट भर खाना खाने की बात तो कभी की ही नहीं है उन्होंने। अब पेट भरता है ये जो जानकारी है वो कहाँ पर अपने को होती है? वो होती है हमारे भेजे में, ब्रेन में, क्योंकि वहाँ पर एक सटाइटी सेंटर रहता है, हमारे तृप्ति का एक केंद्र रहता है। तो ये तृप्ति हमको कब प्राप्त होती है इसका अंदाजा लेकर उससे आधा खाना खाना चाहिए, ऐसा भी और एक नियम है। और इसलिए हितकर आहार करना, मित आहार करना, ये सभी रोगों को दूर रखने के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। अब ये आपस में बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसका भी स्वास्थ्य पर असर होता है। यानी हम लोग जानते हैं, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जिस आदमी ने ये षड रिपु ढूंढ कर निकाले वो जीनियस होना चाहिए, क्योंकि ये 6 रिपुओं के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वगैरह ये जो अपने को कीर्तनों में और प्रवचनों में सुनने को मिलता है, इसके अलावा 7वां रिपु अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये जो है ये षड रिपु, ये हज़ारों सालों से यही है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आगे के और 1000 साल भी वहीं रहने वाले। तो ये जिसने ढूंढ कर निकाले ये बहुत जीनियस आदमी होना चाहिए, क्योंकि उसने ये जो 6 नंबर है वो बराबर पकड़ा है। और उसका जो सीक्वेंस है हमको गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, यानी विनाश हो जाता है क्रोध से शुरुआत होकर आखिरी में। अब ये क्या है? ये तो हमारा बिहेवियरल पैटर्न है। आज बिहेवियरल पैटर्न बोलने के बाद में हमको वो जो श्लोक है वो बहुत आसान लगता है। उसके जो नियम बताए हैं आयुर्वेद में
वो भी बहुत मज़ेदार है। उन्होंने लॉन्जिविटी के लिए यानी दीर्घकाल जीवन के लिए और 100 साल जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसमें उन्होंने सद्वृत्त के नियम लिखे हैं, यानी आदमी ने बर्ताव कैसा करना चाहिए उसके नियम लिखे हैं। और ये जो व्यक्ति ये जो बर्ताव करता है वो यदि इस प्रकार से बर्ताव करता है तो उसको 100 साल जीने में उसका लाभ होता है, ऐसा वो कहते हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हम गुस्सा करते हैं, जिस प्रकार से कंपटीशन में लगे हुए रहते हैं, अपने बाजू वाला सामने जा रहा है तो हमको जिस प्रकार से दुख होता है, जिस प्रकार से ईर्ष्या से हम पीड़ित है, यह सब जो चीज़ें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है ये उस ज़माने में भी मालूम था। और उस ज़माने के अनुसार ये सब जो नियम है ये बताए गए थे। अब आज उसका फिर से रिलेवेंस आने लगा है कि आप उसको रैट रेस ऐसा नाम दिया गया है। अब ये जो ईर्ष्या है इसको आजकल रैट रेस इस प्रकार का नाम है। अब ये जो रैट रेस है इसका कारण ही ऐसा है कि पगले जैसे हम लोग दौड़ रहे किसी चीज़ को पाने के लिए। हमको क्या चाहिए इसकी कोई निश्चित कल्पना नहीं है, बाजू वाले को जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, इसलिए हम दौड़ते हैं। अब इसका जो हमारे स्वास्थ्य पर परिणाम होता है, इसके कारण जो हमारे अंदर तनाव निर्माण होता है, उसका परिणाम हमारे आजू बाजू के लोगों पर भी होता है। अब आज हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है और मैं अभी पेपर देख रहा हूँ तो उसमें ये आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम में जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग इतने समय के लिए कभी साथ रहे ही नहीं, वो अभी साथ में रह रहे हैं 24 घंटे, तो उसके कारण प्रॉब्लम है। इसका कारण ऐसा है कि हमारा जो सामाजिक बर्ताव रहता है, जब हम ऑफिस में जाते हैं या काम पर जाते हैं तो कई बार हम मुखौटे चढ़ा के जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो सबको अच्छा ही दिखना है, सबको इम्प्रेसिव दिखना है, बोलना ऐसा है कि सामने वाले पर, क्योंकि वो परफॉर्मेंस रिलेटेड रहता है। अब जब सब साथ में घर में बैठने लगे तो वो मुखौटा तो रह गया बाहर ऑफिस में, और बिना मुखौटे के घर में आए तो फिर ये जो व्यक्ति है वो नया लगने लगा, उसके कारण घर में तनाव निर्माण होने लगा। ये जो हमारा जो एक ताना बाना है, एक जिसको क्या कहते हैं फैमिली का, उसके बारे में भी निश्चित कल्पना और उसका स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव, इसकी भी जानकारी जो है वो हमको होनी चाहिए, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। अभी मैं देख रहा था कि ये जो गाइडलाइन बनी है एल्डरली पर्सन के लिए, उसमें एल्डरली पर्सन जो मेंटल इलनेसेस से पीड़ित है उनके लिए भी एक अलग से गाइडलाइन है। और उसमें ये बताया गया है कि आप दिन में एक बार, एक गाइडलाइन उसकी ऐसी है कि जो आपके घर में नहीं है ऐसे आपके दोस्त और रिश्तेदार कम से कम दिन में एक बार उनसे फ़ोन पे बातचीत कीजिए। क्यों बातचीत कीजिए फ़ोन से? घर के लोग क्या कम है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो संवाद है, ये जो आपस में का जो तालमेल है, जो शब्दों में से व्यक्त होता है, जो दिखने से, वीडियो कॉलिंग शब्द वापरा है, सिर्फ फ़ोन पे बात करने के लिए नहीं कही है। वीडियो कॉलिंग क्यों शब्द वापरा है? क्योंकि सामने का आदमी जब दिखता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, आज की भाषा में बॉडी लैंग्वेज आपको समझती है, वो दुखी है कि सुखी है। जब वो बोलता है कि मैं सुखी हूँ और बोलते समय यदि उसका चेहरा मुरझाया गया है तो आपको ये कम्युनिकेट होता है उसके बॉडी लैंग्वेज से कि ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की भी गाइडलाइन अभी आने वाली है, जिसके बारे में हमारे पुरखों ने, हमारी परंपराओं ने कई बार ये चीज़ें बताई है कि आप ऐसा करो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह जो चीज़ है वो आपको देखनी चाहिए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि कोविड की एक विशेषता है, ये कोरोना वायरस की एक विशेषता है कि इसका आज तक कोई इलाज नहीं है। जो भी इलाज चल रहा है सब जिसको साइंटिफिक भाषा में एम्पिरिकल, अंदाजन चल रहा है। अब क्लोरोक्विन से ठीक होता है, इसकी कोई क्लिनिकल ट्रायल वगैरह है नहीं, लेकिन क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन मिलाकर देने से कुछ लोग ठीक हो गए, इसलिए पूरी दुनिया में उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से एलोपैथी में इसका अध्ययन होता है और वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और सेफ्टी स्टडीज़ होता है, वैसे इसके बारे में कुछ होता नहीं है। दूसरी भाषा में जो कहा जाए उसको, तो ये एक प्रकार से जिसको अनसाइंटिफिक ही कहना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ये पेंडेमिक में कुछ नहीं है तो उसको अनसाइंटिफिक बोल के छोड़ भी नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये चीज़ें इसमें लागू हुई है। अब इसके साथ साथ आयुर्वेद की भी कुछ चीज़ें जोड़नी चाहिए, इसके लिए मांग है। लेकिन आज की जो दुनिया है वो
साइंस की भाषा समझती है, रिसर्च की भाषा समझती है, क्लिनिकल ट्रायल की भाषा समझती है। तो आयुर्वेद की कोई दवाई इस विषय में काम में आती है, कोरोना में काम में आती है, इसके लिए हमको एविडेंस जनरेट करना पड़ता है। और आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऐसा प्रयास हुआ है, और दिल्ली का जो बहुत प्रसिद्ध मेदांता अस्पताल है, वहाँ पर उन्होंने 30 रुग्णों को, कोरोना के 30 रुग्णों को ये दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेद की गुड़वेल और पिप्पली, ये 2 दवाइयाँ देकर क्या परिणाम होता है, इसकी स्टडी शुरू होकर अभी हफ्ता हो गया है। उसके आने वाले 2-3 हफ्ते में उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। लेकिन ये सब जो ट्रीटमेंट की बातें हैं, ये सब बाद वाली बातें हैं। अब पहला मुख्य प्रश्न ये रहता है कि हम इसको रोकें कैसे। मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद का उद्देश्य ही स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में है, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखना, उसको बीमार न पड़ने देना, ये उसका सबसे पहले ये चीज़ है। अब बहुत बार हम देखते हैं कि च्यवनप्राश का नाम हम लोगों ने सुना है। अब ये गाइडलाइन में च्यवनप्राश का भी नाम है, आप रोज़ खाइए। अब च्यवनप्राश में क्या है, आंवले से बनता है, ये सब हम लोग जानते हैं। आंवले की क्या विशेषता है कि ये लोग बोलते हैं, अब च्यवनप्राश की तो कथा आप सब लोगों को मालूम होगी कि च्यवन ऋषि को ये च्यवनप्राश के सेवन से युवावस्था प्राप्त हुई है, ऐसे इसकी कथा है। अब मज़े की बात है कि ये सिर्फ कथा नहीं है, उसका फार्मूला चरक संहिता में दिया है। यानी ये सिर्फ कथा वाली बात, पुराणों में की कथा नहीं है। वो जो च्यवनप्राश है उसका फार्मूला चरक संहिता जैसे ग्रंथ में लिखा हुआ है उस ज़माने से। अब उसका उपयोग जो अलग अलग उन्होंने दिया है वो आज की भाषा में इम्यूनोमॉड्यूलेटर, यानी आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कायम रखने के लिए, विशेष रूप से आपके कान, नाक, गला और फेफड़े, इसका स्वास्थ्य कायम रखने के लिए उसका उपयोग लाना चाहिए, ऐसा कहा है। इसलिए ये गाइडलाइन में उसका भी अंतर्भाव है। अच्छा, च्यवनप्राश खाने की हम लोगों को आदत है। हर साल कई लोग जैसे ठंड पड़ती है च्यवनप्राश खरीदते हैं और खाते हैं। कई लोग अपने घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी वगैरह लगती नहीं। जो वो प्रोसेस को जानता है अपने घर में बना सकता है, या आसपास के जो भी प्रैक्टिसिंग वैद्य हैं वो कई बार 100-100 किलो, 200-200 किलो अपने पेशेंटों के लिए च्यवनप्राश बनाते हैं और बांटते हैं, खिलाते हैं उनको। तो इस प्रकार से कोई भी च्यवनप्राश अच्छा हम लोग यदि खाते हैं तो उसका उपयोग जो है वो हमको निश्चित रूप से ये जो रोग प्रतिकार क्षमता है आपकी, वो बढ़ाने के लिए होता है, ऐसी सबकी मान्यता है। और उसके ऊपर कई प्रकार के रिसर्च पेपर वगैरह बने हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। कई बार ये पबमेड में वगैरह देखेंगे तो हज़ारों रिसर्च पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं वैसे गुड़वेल के बारे में, गुड़ूची के बारे में देख रहा था, वो पबमेड नाम की एक साइट है, उसमें करीब करीब 11,000 रिसर्च पेपर मेरे को सिर्फ वो गुड़ूची पर मिले। वैसे ही 12,000 कुछ वो अश्वगंधा पर मिले। अश्वगंधा का बड़ा बोलबाला है, पूरी दुनिया में बड़ा बोलबाला है। इसका कारण ऐसा है कि बीच में एक मीटिंग में मैं बैठा था, वहाँ पर उसी मीटिंग में एक अश्वगंधा का प्रोडक्शन करने वाली एक कंपनी है, उनके सीईओ बैठे थे। वो बता रहे थे कि जब से ये कोविड आया है हमारे तीनों यूनिट 24/7 चल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा डिमांड है, सब एक्सपोर्ट यूनिट्स है, और इतनी ज़्यादा डिमांड है अश्वगंधा की क्योंकि दुनिया के पास इसकी दवाई नहीं है। तो ये जो खुद को स्वस्थ रखने का जो कल्पना है आयुर्वेद की, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया भी आज उस लाइन पे चलने लगी है। अभी मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए सभी तरफ, यानी सिर्फ आयुर्वेद ने तो कहा ही है, समय का पालन, मैंने जैसे पहले बताया है कि कब खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, अब यही बताते हैं वो। अब मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था उसमें कि आप पूरा तैयार हो जाइए जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, और फिर आप जो वर्क फ्रॉम होम के लिए बैठिए, उसका मानसिक परिणाम होता है, ऐसा उनका मानना रहा है उसमें। ये जो कई गाइडलाइंस है इसकी, जो प्रिवेंशन की है, आयुष मिनिस्ट्री ने पब्लिश की है, अपने प्रधानमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख अपने भाषण में किया था। मैं जो बार बार आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ, उसकी एक विशेषता हमको ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने ये गाइडलाइन प्रसारित की होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जिन्होंने जो ये गाइडलाइन देखी है उनके ध्यान में आया होगा कि ये जारी तो मिनिस्ट्री ने की है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला है कि उन्होंने ट्वीट भी किया है इस गाइडलाइन को, लेकिन यह जो गाइडलाइन है वो इस देश के जो जाने माने 15 वैद्य हैं, प्रैक्टिसिंग वैद्य हैं,
उन लोगों ने उसको एंडोर्स किया है, उन लोगों ने कहा है कि ये सही है, और उन लोगों की मान्यता के कारण, एमिनेंट लोगों की उस क्षेत्र के मान्यता के कारण इसको सरकार ने लागू करने के लिए पूरे देश में इसको उन्होंने सहमति प्रदान की है। इसलिए ये गाइडलाइन का अपना महत्व है। गर्म पानी का पीने का जो महत्व है वो मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसके साथ साथ में च्यवनप्राश का भी महत्व मैंने पहले ही बता दिया था आपको। लेकिन और एक महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी है हमारे देश में, हमारी दिनचर्या में, हमारी रोज़मर्रा के जीवन में, वो है योगासन और प्राणायाम। अब योगासन और प्राणायाम यह भी प्राचीन काल से हमारी दैनंदिन जीवन का एक भाग रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिस प्रकार से आज हमारे जीवन की गति है, इसलिए हमको समय ही नहीं मिलता ये सब करने के लिए। हम लोग कभी एक जगह बैठ के सोचते ही नहीं है कि मेरे मन में क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ। कुछ आत्मचिंतन नहीं करते हैं, जिसको आज की भाषा में मेडिटेशन कहा जाता है। ध्यान नहीं किया। ध्यान सिर्फ भगवान का ही करना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ध्यान किसी भी चीज़ का कर सकते हो, और उसके अन्य अन्य प्रकार पूरी दुनिया में आज प्रचलित है। और योग का प्रचार कितना हुआ है इसके बारे में मैंने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके लिए भी एक निश्चित समय दिन भर में कम से कम आधा घंटा हमने देना चाहिए, ऐसा एक गाइडलाइन कहती है। इसका कारण, इसका भी संबंध जो है वो योगासनों का संबंध जो है वो तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ही, शारीरिक स्वास्थ्य से। लेकिन ये मेडिटेशन का जो संबंध है वो भी हमारे क्या कहते हैं उसको, मेंटल हेल्थ से, हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। कि दिन में एक बार तो भी 10 मिनट के लिए भी मैं मेरे खुद में झांक के देखूं, किसी भी कारण से होगा, तो मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहता है। इस विषय में मेरा एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन है चिकित्सक होने के कारण, कि आप लोगों का भी होगा वहीं पर भी, कि आपने देखा होगा कि इस देश की जो जनता है, ये जो भारतीय समाज है, इसका इस संकट में का बिहेवियर देखिए। मेरे को आज तक कहीं निगेटिविटी नज़र नहीं आई। इससे उल्टा आप विदेशों में की, किसी भी देश में की, भारत छोड़कर अन्य किसी भी देश में की स्थिति देखिए, लोगों की सोच देखिए। उसके आजकल व्हाट्सएप और इसके कारण आपको वीडियो देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण जो एक डर पूरे दुनिया में है, उसका मुझे सबसे कम प्रभाव अपने देश में दिखा है। इसका कारण हमारे समाज की मानसिकता है। हमारा समाज इस समस्या को जिस प्रकार से देख रहा है, वो एक हमारी विशेष रूप से मानसिकता है। अब आप उसको बड़े बड़े शब्दों का विजिगीषु मानसिकता बोल सकते हैं, या जैसा कहा जाता है कि हम कोरोना को ज़रूर हराएंगे, ये हर एक भारतीय के मन में है। और ये एक अपने विचार करने की पद्धति की एक विशेषता है, उसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। कहीं पर भी आपको निगेटिविटी नज़र नहीं आएगी, कभी भी लोग डरे हुए नहीं मिलेंगे। सभी तरफ जितने भी मदद कार्य है वो शुरू है। हमारे डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, और सब बिना डरे काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल रहा है कि मैं डर कर गया हूँ, मेरे जीवन को धोखा है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा एक भी उदाहरण आज हमारे देश में नहीं मिलता है। ये हमारे भारतीय समाज के विचार करने की पद्धति की एक विशेषता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अपन बात कर रहे थे ये आयुष के गाइडलाइंस की। कई बार हम पढ़ते हैं, वृत्तपत्रों में पढ़ते हैं, दैनिकों में पढ़ते हैं, और रेडियो पर भी सुनते हैं कि ये जो हमारा रसोई घर है, यही हमारा आधा दवाखाना है। और ये गाइडलाइन भी यही कहती है कि जैसे हल्दी है, जीरा है, लहसुन है, धनिया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए। इसके दो कारण हैं। इसमें ये जो व्यंजन है ये जायकेदार बनता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए, पेट के स्वास्थ्य के लिए, फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए, आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही उपयोगी है। एक इसमें शब्द का इस्तेमाल हुआ है अंग्रेजी इसमें, कि गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क क्या है? तो ये दूध हल्दी है। दूध हल्दी हम सब लोग जानते हैं, कई लोग पूरे ठंड के दिनों में इसको ले चुके होंगे। अब दूध हल्दी ये हमारे यहाँ पे खांसी सर्दी का फर्स्ट एड है हमारे देश में। सबसे पहले सर्दी खांसी होने के बाद डॉक्टर के पास जाने से पहले वो जो माँ है, वो दादी है, वो नानी है, ये पहले उस लड़के को, उस लड़की को, उस बच्चे को, अपने बेटे को, अपने पोता को, अपने पोती को सबसे पहले दूध हल्दी पिलाती है। अब इस दूध हल्दी का जो व्यावहारिक उपयोग है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोग है, उसके बारे में रिसर्च पेपर्स भी बहुत है, वो आपको देखने को मिलेंगे। आप यदि आजकल गूगल अंकल पर बहुत सारी जानकारी रहती है, गूगल अंकल अपने को देते रहते हैं,
तो उसमें पबमेड वगैरह जैसे जिस प्रकार के हैं उसमें हल्दी पर जानकारी लीजिए आप, आपको ढेर सारे रिसर्च पेपर इस विषय में मैं जो कह रहा हूँ उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। तो एक गोल्डन मिल्क का एक प्रयोग उन्होंने कहा है। आयुर्वेद में और एक चीज़ की महत्ता है, उन्होंने तेल का प्रयोग बाह्य स्वरूप में बहुत बार करने के लिए कहा है। आप जानते हो कि सबकी दिवाली का जो पहला दिन होता है उस दिन अभ्यंग स्नान, नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करने के लिए कहा जाता है। अभ्यंग स्नान का मतलब होता है तेल लगाकर नहाना, बिल्कुल सामान्य भाषा में तेल लगाकर नहाने को अभ्यंग स्नान बोला जाता है। अब जितने भी ये ठंडी की शुरुआत रहती है, दिवाली यानी ठंडी की शुरुआत है, और ठंड के कारण हमारी त्वचा के ऊपर जो भी गलत प्रभाव पड़ने वाला है उसको दूर करने के लिए बिल्कुल सामान्य उपाय, आज तो हम मॉइस्चराइज़र वापरते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा और सामान्य और सस्ता और टिकाऊ उपाय जो दीर्घकालीन हमको त्वचा के लिए उपयोग में आएगा वो है त्वचा को तेल लगाकर नहाना। अब इसके साथ में उन्होंने 2 बूंद तेल नाक में डालने के लिए कहा है। हम जानते हैं कि नाक में कई बार ड्राई हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, तो ये नाक में डालने से नाक का जो स्वास्थ्य है, ये कोरोना के विषय में मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको कोरोना का ये कोई छींकता भी है आपके सामने और लेकिन आपका नाक बहुत ताकतवर है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ताकतवर है, आपका गला बहुत ताकतवर है, आपका मुंह बहुत ताकतवर है, तो ये शरीर जो प्रतिकार शुरू करेगा वो वहीं से करेगा। बाद में इम्यूनिटी की बात तो शरीर के अंदर की है। ये जो बाहर से जहाँ से उसका एंट्री पॉइंट है वहीं से उसका प्रतिकार शुरू हो जाए, इसके लिए ये जो सब गाइडलाइंस है वो दी गई है। और एक चीज़ उन्होंने कही है कि कई बार इतनी सब चीज़ें खा के, और कई लोगों को गलत आदतें रहती है, गुटखा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उसके लिए इस गाइडलाइन में कहा गया है कि 1 चम्मच भर जैसे तिल का तेल है या सरसों का तेल है मुंह में रखिए, उसको घुमाइए सिर्फ मुंह में और फिर थूक दीजिए, उसको पीना नहीं है। उसको आयुर्वेद की भाषा में गंडूश कहते हैं। और उसके बाद में लगे तो आपको बहुत लगता है, क्योंकि तेल मुंह में लगाने की हमको कभी आदत नहीं रहती, सिर्फ छाले वाले हो जाते हैं तो हम शहद लगाते हैं अंदर। लेकिन ये यदि हम निरंतर रूप से कहते हैं तो हमारा जो मुख कुहर है, हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मुंह का, वह बलवान रहता है, वह अच्छा रहता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, आखिर एंट्री पॉइंट तो यही है। तो ये एंट्री पॉइंट वाली जो चीज़ें हैं वो यदि हम ताकतवर रखते हैं तो इसका उपयोग होता है। इसलिए इसका भी अंतर्भाव जो है वो ये गाइडलाइंस में किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले जो देश को आह्वान किया था उसमें ये गाइडलाइन में कि काढ़े का उन्होंने जिक्र किया था। अब कई लोगों के उसके बाद में सभी आयुर्वेद वैद्यों को प्रश्न आने लगा कि ये काढ़े में क्या क्या है। वैसा वो गाइडलाइन में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें। तुलसी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है और मुनक्का है। इन सब चीज़ों को एकत्रित करके उसका काढ़ा बनाइए, और आपके टेस्ट के लिए, आपके स्वाद के लिए, या तो आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं, और डायबिटीज़ नहीं है, उसमें शक्कर नहीं चाहिए आपको किसी भी प्रकार से, तो उसमें 2-3 बूंद आप नींबू का रस डाल सकते हैं, फ्रेश नींबू का रस। इतना ही है वो काढ़े में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने इसमें किया है। तो इन सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अब ये काढ़ा कौन सा है, काढ़ा कौन सा है, बहुत बड़ा काढ़ा नहीं है, बाज़ार में भी मिलता नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो आपके घर में है, और इसका जो उपयोग है वो आप बिल्कुल आपके दैनंदिन जीवन में कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इतना होने के बावजूद भी यदि आपको सर्दी खांसी हो ही जाती है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या घरेलू उपचार है? तो भाफ़ लेना हम सब लोग जानते हैं, आप भाफ़ लेने के पॉट भी है। अब उसमें कुछ नहीं, पुदीना की 2-3 पत्ती डाल दीजिए, आपका नाक तुरंत खुल जाएगा। उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, आपका नाक जो है वो तुरंत खुल जाएगा। इसके साथ साथ लौंग जो रहती है उसकी जो पाउडर रहती है, उसको यदि शहद के साथ में आप चाटते हैं तो ये जो गले में खराश और छोटी मोटी जो चीज़ें रहती है, क्योंकि हर सर्दी खांसी कोई कोरोना तो है नहीं, अब थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई है तो पहले ये घर में करके देखिए, लेकिन इतना भी लंबा मत करके देखिए कि ये छूट जाए और हम लोग उसका सोर्स बन जाए। तो इसलिए ये जो फर्स्ट एड के रूप में, प्रिवेंशन के रूप में इसका यदि प्रयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो लाभ है वो हमारे दैनंदिन जीवन में हमको होता है। और हमारी जो इम्यूनिटी, आज की भाषा में इम्यूनिटी शब्द बड़ा पॉपुलर हो गया है, तो हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है हमारे शरीर की, वो इसके कारण बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ती है। अब ये जो गाइडलाइंस है ये किसके किसके लिए हैं? तो ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए सामान्य है।
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं के लिए है। लेकिन एक विशेष वर्ग ऐसा ही है कि ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने भी लोग हैं वो सभी सामान्य हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। कई लोगों को डायबिटीज़ है, कुछ लोगों को कैंसर रहता है, कुछ लोगों को हृदय रोग रहता है, कुछ लोगों को और कोई बीमारी रहती है। ये सब बीमारी से ग्रस्त लोगों ने, जैसे किडनी की किसी को तकलीफ़ है, तो इन सब लोगों ने कुछ विशेष प्रकार से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ऐसा इसमें अपेक्षित है। और अब दूसरी बात ऐसी है कि छोटी सी चीज़ के लिए ये बड़ी बीमारी वालों ने भी पब्लिक में जाना टालना चाहिए, ऐसी भी एक गाइडलाइन है। तो इसके लिए फिर टेलीमेडिसिन का या अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका जो उपयोग है वो हमको करना चाहिए और उन्होंने प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ऐसा ये भी गाइडलाइन कहती है और अन्य सभी गाइडलाइंस इसके बारे में चर्चा करती है। इसमें और एक गट है जिसको विशेष रूप से ध्यान में रखना का चाहिए कि जो लोग घर के वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। अब भगवान की कृपा से या हमारी जो सामाजिक रचना है उससे आज भी ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे यहाँ पर घर के बड़े बूढ़ों की सेवा घर के ही लोग करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा बहुत कम मात्रा में देखा जाता है कि बाहर का कोई आदमी दिन में आता है और वो अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करता है। उसने कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसकी भी गाइडलाइन अन्य कुछ मिनिस्ट्रीज़ ने की है कि जैसे वो लोग जो चीज़ों को वापरते हैं उसको साफ़ रखना। जो फ्लोर्स, यदि जैसे एक टेबल है पास में, उसके ऊपर उनका पानी का ग्लास पड़ा है, उनकी दवाइयाँ पड़ी है, उनकी और कुछ इस्तेमाल की दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वो फ्लोर भी साफ़ रखना चाहिए। वो सपोज बेड रिडन पेशेंट है और आप बेड पैन दे रहे हो, तो सिर्फ बेड पैन फेंक देना उसमें का मल या मूत्र, यहाँ तक वो सीमित नहीं है। वो बेड पैन को अच्छी ढंग से साफ़ करना भी इसकी जिम्मेदारी है। अब कोई लकड़ी लेके चल रहा है बड़ा बूढ़ा घर में, तो वो लकड़ी को भी, उसके हैंडल को भी साथ में रखना चाहिए। कोई वॉकर इस्तेमाल करते हैं तो वो जहाँ पर हाथ रखते हैं वो सरफेस को भी साफ़ रखना चाहिए। ऐसी सभी उनका जो रोज़मर्रे का खान पान है, रोज़मर्रे का वो पानी कितना पी रहे, खाना कितना खा रहे, बराबर उनका पेट साफ़ हो रहा है कि नहीं, उनको नींद आ रही कि नहीं, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए इन लोगों ने जो उनकी सेवा करते हैं। और कोई कई छोटी चीज़ें हैं कि इस प्रकार के जो लोग रहते हैं वो सर्वसाधारण रूप से वैसे भी एक रूम में बंदिस्त रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, लेकिन अभी इतने दिनों तक वहाँ पर पड़े रहना यह भी एक मानसिक तनाव पैदा करता है। तो ऐसे लोगों को कम से कम दिन में 1 या 2 बार उनकी रूम के बाहर लाके घर में घुमाना चाहिए। ये नहीं है कि उनको उतारे और रास्ते पर घुमा के लाए, लेकिन ये भी नहीं है कि उनको सिर्फ वो रूम में बिठा के रखे और कहीं बाहर ही नहीं आने दे। सामने जो खिड़की है वहाँ से जितना दिख रहा है वहाँ की बाहर की दुनिया देख रहे, ये भी ऐसा नहीं होनी चाहिए। उनके साथ संवाद होना चाहिए। मैंने बड़े बूढ़ों का और उनके नाती पोतों का कहानी सुनाना और ये सब चीज़ें हैं, वो उसके बारे में जो स्वास्थ्य के विषय में जो आपको बताया, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जितनी भी गाइडलाइन, जितनी भी जानकारी, ये सब। और एक महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हमारे मन में, क्योंकि पूरी दुनिया में डर फैला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में वैसे कम है, हमारा जो भारतीय समाज है इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा है, फिर भी जो लोग कुछ एंटीसाइकोटिक या मानसिक रोग के लिए दवाई ले रहे हैं उनके, या कुछ कमज़ोर दिल वाले हैं, तो गाइडलाइन में ये भी कहा है कि इसके बारे में रोज़ टीवी में जो जानकारी आती, रोज़ व्हाट्सएप पे जो जानकारी आती, ऐसे लोगों ने नहीं देखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि न्यूयॉर्क में कितने लोग मर रहे हैं या दिल्ली में कितने लोगों को आज कोरोना हो गया, ये आपको जानकारी रोज़ की रखने की ज़रूरत नहीं है यदि उससे आपको डर लगता है। क्योंकि डर गए आप तो हार गए। ये हमारा जो रोज़मर्रे का अनुभव है वो इसमें भी लागू है। और आज की तारीख में हमारा समाज डरा हुआ नहीं है, डट के मुकाबला कर रहा है। तो क्यों हम निगेटिविटी फैलाएं, क्यों हम डरे, क्यों हम ये बोले कि मेरा कैसे होगा, ये भगवान ने क्या कर दिया, कुछ नहीं हुआ, हम तो जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जिसको हम जीवन शैली बोलते हैं, आयुर्वेद ने जितनी भी बनाई है उसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन, और छोटी छोटी चीज़ों का, मैंने तो बहुत मोटी तौर पर आपको आहार के बारे में और व्यायाम के बारे में और सोने के बारे में और जगने के बारे में और लाइट के बारे में बताया आपको। लेकिन इसकी जो डिटेल्स है, क्योंकि हर क्षण आपको जीना है, हर क्षण जो है उसका इस्तेमाल आपको करना है। घर में 24 घंटे आप हो, तो इस 24 घंटे के हर मिनट का इस्तेमाल, हर मिनट के बारे में विचार, ये आपको करना है।
हमारा आपस में संबंध कैसा है, घर में 2 लोग 4 लोग रहते हैं तो तनाव कैसा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, जो युवा है जिनको रोज़ बाहर जाने की आदत है, आज बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, दोस्तों को नहीं, ये ज़रूरी रहती है। दोस्तों को रोज़ मिलना ये युवावस्था की मानसिक आवश्यकता है, ये हम सब लोग जानते हैं। जितने भी युवा, कभी ना कभी हर एक आदमी युवा होता ही है, रहता ही है। अब उसको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए कैसे संवाद प्रस्थापित किया जाए, उसके लिए किस प्रकार से पॉजिटिव बातों की हमको चर्चा आपस में करनी चाहिए, हमारे ग्रुप में करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग यदि इन गाइडलाइन का उपयोग करेंगे और इस प्रकार से यदि हम बर्ताव करेंगे तो मुझे लगता है कि, लगता क्या है, ये तो सुनिश्चित है, ये कोरोना को तो भारत तो हराने वाला है। बाकी दुनिया के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और उसमें आयुर्वेद का बड़ा योगदान है, आयुर्वेद की बड़ी प्रासंगिकता है। वैसे भी गए कुछ सालों में, 25 साल में ये देखिए पिछले, कि जिस प्रकार से आयुर्वेद की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई, जो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन करके जो थोड़ा एक पिछड़ा हुआ था, जिस प्रकार से उसमें बदलाव आया है, जिस प्रकार से प्रैक्टिशनर बढ़ रहे, जिस प्रकार से शिक्षा बढ़ रही, जिस प्रकार से उसमें का संशोधन बढ़ रहा है, क्योंकि आज की दुनिया संशोधन की भाषा को, रिसर्च की भाषा को समझती है। तो आज आयुर्वेद और अन्य जो भारतीय शास्त्र है, योग जैसे और अन्य जो भी जितने भी भारतीय शास्त्र है जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, भले ही आहार हो, पानी पीने के नियम हो, और सोने के और उठने के और गाने के और व्यायाम करने के नियम हो, इन सब की प्रासंगिकता जो है वो आज बहुत ज़्यादा रूप में हमको उभरी हुई दिखती है, हमारे सामने है वो सब चीज़। और न सिर्फ इस संकट के दौरान, लेकिन आगे भी, क्योंकि ये संकट तो और कुछ दिनों में निकल जाने वाला है, लेकिन आगे भी इसका जो उपयोग है हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए हमको करना चाहिए, और यही जीवन शैली हमको आगे भी अपनाना चाहिए। और ये जो पॉजिटिविटी है वो जो भारतीय समाज ने पूरे एक मोटा मोटी तौर पर दिखाई है, उसको ही लेकर हमको आगे चलना है। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। मी चंद्रपूरहून संदीप पोशेट्टीवार बोलतो. बरं बरं. मी बांधकाम व्यवसायामध्ये आहे हां आणि माझा प्रश्न असा आहे, कोविड-19चा मुकाबला करण्यासाठी लोकांनी आहार विहार कसा ठेवावा, हां कुठली औषधी व उपाययोजना प्रतिबंधात्मक कार्य करू शकेल, हो आणि कुटुंबातील शिशु व वयोवृद्धांची कोणती विशेष काळजी घ्यायला हवी. हा फार 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 चांगला प्रश्न आहे. सर्वव्यापक सर्वसमावेशक प्रश्न आहे. हा हा मुळामध्ये याचा जो विरोध आपल्याला करायचा आहे तो ट्रीटमेंटची पाळी आपल्यावर येऊ नये या स्तरावर पहिले करायचा आहे. बरं. म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर असं जे म्हटलेलं आहे हा ते फार महत्त्वाचं आहे या सगळ्या याच्यामध्ये. बर सर. आणि याच्या प्रिव्हेन्शनसाठी हे आपल्याला होऊ नये किंवा आपल्या कुटुंबाला होऊ नये, आपल्या याला होऊ नये, याच्यातला सगळ्यात पहिला जो आज आपण सगळं पाहतो आहे, सोशल डिस्टन्सिंग, एकमेकांपासून अंतर ठेवणं, हा याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग याच्यातला असा आहे ती म्हणजे आपली जीवनपद्धती. साध्या साध्या गोष्टी असतात की घरात शिरताना आपण आपले बूट आणि चप्पल बाहेर काढून हातपाय धुवून घरात शिरतो की नाही. मुळामध्ये असं झालं आहे की आपलं जे हात धुवायचं बेसिन असते ते घराच्या एका टोकाला असते आणि आपण चपला आणि बूट एका टोकाला काढतो आणि आपण या सगळ्या याच्यात प्रवास करत जातो आपल्या घरातून पूर्ण. हे कसं टाळता येईल हे बघितलं पाहिजे. साबणाच्या उपयोगाच्या विषयी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. सॅनिटायझरचा वगैरे जो उपयोग आहे तो घरात करायचं काही कारण नाही, कारण या सगळ्या ज्या गोष्टी त्याच्यामध्ये अल्कोहोल आहे, बाकीचे स्पिरिट बेस्ड या गोष्टी असतात, याची किंमत जास्त असते. आपल्याला साधं सोपं सरळ पाणी आणि साबण याचा जर आपण हातपाय धुण्यासाठी, तोंड धुण्यासाठी नीट चांगला वापर केला, म्हणजे त्याचा कालावधी आता वारंवार ॲडव्हर्टाइजमेंटमधून सांगितलं जातो आहे की कमीत कमी 20 सेकंद हात धुवा. म्हणजे हात कशाला घाई करायची हात धुवायला. त्याच्यामुळे घरात शिरताना हात धुवा, जेवायच्या आधी हात धुवा, जेवण झाल्यावर हात धुवा. हे जितका हात, म्हणजे नुसतंच हात धुवा याचा अर्थ नाही, हात धुवा याचा अर्थ हात पाय तोंड या सगळ्यांची स्वच्छता ठेवा, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग झाला. दुसरी आपली जी दिनचर्या आहे, म्हणजे सकाळी उठण्यापासून तर रात्री झोपण्यापर्यंत, याला एक शिस्त लावा. आपण जरी घरात असलो, वर्क फ्रॉम होम असलं आणि काहीही करत नसलो सध्याच्या गोष्टीत, तरी पण आपली जी दिनचर्या आहे ही आपण पाळलीच पाहिजे. आपण ठराविक वेळी उठलं पाहिजे, ठराविक वेळी दात घासले पाहिजे, ठराविक वेळी व्यायाम केला पाहिजे.
योगासनं केले पाहिजे, मेडिटेशन केलं पाहिजे, गरम पाणी पित राहिलं पाहिजे आणि नाकामध्ये 2 थेंब तेल जर आपण रोज टाकत राहिलो तर आपलं मुख्य नाकाचं जे स्वास्थ्य असते ते चांगलं त्यानिमित्ताने होत असते. तोंडामध्ये 1 चमचा तिळाचं किंवा सरसूचं किंवा कुठलंही तेल घेऊन त्याच्या जर आपण गुळण्या केल्या तर आपल्या तोंडाचं जे स्वास्थ्य आहे हे पण चांगलं राहायला मदत होते. घरामध्ये आपला अर्धा दवाखाना जो आहे आयुर्वेदाचा हा तर आपल्या स्वयंपाकघरातच असतो. अच्छा. हां, तर या स्वयंपाकघरामधल्या दवाखान्याचा याचा आपण उपयोग केला पाहिजे असं मला वाटते. याच्यामध्ये जिरा आहे, हळद आहे आणि लवंग आहे आणि बाकीच्या अनेक आपल्या ज्या मसाल्याचे जे पदार्थ आहेत याचा जर उपयोग आपण करू शकलो तर त्याचा निश्चितच उपयोग असतो. रोज दूध हळद घेतलं पाहिजे, रोज च्यवनप्राश घेतलं पाहिजे. आता छोट्या मुलांना च्यवनप्राश आवडते, छोट्या मुलांना निश्चितपणे च्यवनप्राशचा उपयोग आपण केला पाहिजे. त्यांना तर आपण जिरा आणि हिंग आणि बाकीच्या गोष्टी कदाचित त्यांना देणं कठीण होईल, पण च्यवनप्राश छान गोष्ट आहे, ते खातील, चवीने खातील, त्याच्यामुळे त्याचा उपयोग केला पाहिजे. जेवणाच्या वेळा पाळायला पाहिजे, ह्या सगळ्यात महत्त्वाचा गोष्ट. घरी आहे म्हणून वाटेल तेव्हा खाऊन राहिले, वाटेल ते खाऊन राहिले, या गोष्टी आपण टाळल्या पाहिजेत. याचं कारण असं की एकंदरीत स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठायची घाई नाही किंवा कामाला जायची घाई नाही म्हणून रात्री जागत बसणं हे अवॉइड केलं पाहिजे, हे टाळलं पाहिजे. काही गरज नाही जागायची, आपली वेळ झाली की झोपलं पाहिजे. तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या जर आपण पाळत गेला, आता मी जसं मगाशी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की घरातल्या ज्येष्ठ लोकांची काळजी घेणं हे सध्या तरी भारतीय परंपरेनुसार घरच्या कुटुंबियांची जबाबदारी असते. बरोबर. आपण त्यांच्याबरोबर 5 मिनटं बसलं पाहिजे, त्यांना माहिती दिली पाहिजे आणि आपल्याला कल्पना आहे की जसं वय वाढत जाते तसं धैर्य कमी होत जाते. मग त्यांच्याशी या गावात इतके लोक मरून राहिले आणि या गावात इतके लोकांना ते बाधा झाली याची कशाला चर्चा करायची बरोबर. त्यांची, याची काही गरज नाही. तर त्याच्यामुळे आपलं स्वतःचं धैर्य, आपल्या कुटुंबाचं धैर्य हे टिकवून ठेवणं हे कुटुंब प्रमुखाची जबाबदारी असते. आपण आपल्या मुलांना हे सांगितलं पाहिजे की आपला देश कसा लढतो आहे बघा. इतक्या पॉझिटिव्ह गोष्टी सांगितल्या जातात, इतके लोक वेगवेगळ्या प्रयत्न करत असतात, इतके लोक अडीअडचणीला लोकांना एकमेकांना मदत करतात आहे. या सगळ्या पॉझिटिव्ह गोष्टी आपण आपल्या मुलांना सांगितल्या पाहिजे, कारण ते आपलं भविष्य आहे आपल्या देशाचं. तर त्याच्यामुळे या जर गोष्टी आपण पाळल्या, या जर गोष्टी आपण केल्या तर आपण याचा मुकाबला जो आहे तो निश्चित चांगलेपणाने करू असं मला वाटते आणि आपण नक्कीच जिंकू. हेलो जैन जी, प्रणाम करता हूँ आपको। जी जी. हाँ जय जी, मैं सुरेश राठी हूँ। मैं अभी अध्यक्ष हूँ विदर्भा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। अच्छा. और आज ही अभी हमारी कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई जिसमें ये तय किया गया हाँ कि अब वो हमें इंडस्ट्री खोलने की परमिशन देंगे 20 तारीख से। जी 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 तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सौभाग्य लग रहा है कि आपका आज ही मेरी ये बात हो रही है। जी. और मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम बहुत सारी कंडीशंस तो उनकी मानेंगे ही, सोशल डिस्टेंसिंग और अपना उनके हाथ वाथ धुलवाने वगैरह वगैरह सब तो हम करेंगे ही। हाँ. बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आयुर्वेदा में भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते आप हमें क्या सलाह देंगे कि हम अपने वर्कर को क्या बताएं, कैसे एजुकेट करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, हमारी ये स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए कि ये रोगावस्था में की नहीं है, ये प्रिवेंशन के लिए है, रोग न हो इसके लिए है, बचाव के लिए है. जी जी बिल्कुल। अभी जब हम समुदाय का विचार करते हैं, जैसे आप लोगों की इंडस्ट्री और वहाँ पर काफ़ी लोग एक साथ काम करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का तो आप पालन करेंगे ही. इसके साथ में आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ बहुत छोटी छोटी गाइडलाइन पब्लिश की है, वो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और उन्होंने खुद ने उस गाइडलाइन को ट्वीट भी किया है. अब उसके अभी परसों को उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था उसमें एक काढ़े का उन्होंने जिक्र किया था और वो बहुत सिंपल काढ़ा है जिसमें तुलसी है, दालचीनी है और धनिया है और मुनक्का है, ऐसी 4-5 चीज़ें हैं उसमें और उसका उबाल के काढ़ा बनाना है. अब जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए उसमें बाद में गुड़ मिलाया जा सकता है और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शक्कर नहीं चलती किसी भी स्वरूप में, चाहे गुड़ हो चाहे शक्कर हो, ऐसे लोगों के लिए उसमें 2-3 बूंद नींबू, फ्रेश नींबू जो रहता है उसके 2-3 बूंद डालने से भी वो बहुत टेस्टी बन जाता है और इसका दिन में कम से कम 2 बार सेवन करना चाहिए.
तो मेरी आपको सलाह है कि वो जो गाइडलाइन में उसके जो सभी इंग्रेडिएंट्स है वो तो अभी मैं बोलूँगा आपको तो आपके भी ध्यान में नहीं रहेंगे, लेकिन वो गाइडलाइन उपलब्ध है आयुष मिनिस्ट्री की। तो वह काढ़े को आप बड़े पैमाने पे बना के आपके यहाँ जितने भी शिफ्ट में जो काम कर रहे हैं उनको एक 150 ml दिन में 2 बार पिलाइए। वो अच्छा प्रिवेंशन के लिए काम करेगा। और उनको घर में, जैसे उनके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो उनके लिए च्यवनप्राश का जिक्र किया गया है। रोज़ च्यवनप्राश खिला सकते हैं उनको। अब आप इंडस्ट्री में तो च्यवनप्राश नहीं खिला सकते, लेकिन ये काढ़ा ज़रूर पिला सकते हैं। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत पैसे नहीं लगते इसके लिए, और प्रिवेंशन के लिए एक बहुत बढ़िया है। जिनको थोड़ी बहुत भी सर्दी खांसी है उनको प्रिवेंशन के लिए दूध हल्दी लेने के लिए बोलिए कि भाई दवाई लेने से पहले ये चीज़ लीजिए। अब हर एक की जो रसोई रहती है उसमें कई चीज़ें रहती है, जीरा रहता है, धनिया रहता है, सौंठ रहती है, काली मिर्च रहती है। इसका जो या लौंग बारीक करके वो शहद के साथ चाट ली जाए तो ये थोड़ी बहुत गले में खराश वगैरह जो रहती है, क्योंकि वो अपने घर से आपके पास आएंगे, वापस जाएंगे, थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहेगा। तो ये जो फर्स्ट एड की जो चीज़ें हैं, जिसको हम फर्स्ट एड की चीज़ें बोलते हैं, उसका जो उपयोग है वो आप कर सकते हैं। दूसरी एक बात हमारे जितने भी कामगार बंधु हैं उनके लिए उपयोग की सिद्ध हो सकती है, वो है कि रोज़ यदि वो नाक में 2-2 बूंद तेल डाले। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, तो उसे अब गर्मी के दिनों में आप जानते हैं नाक बहुत सूख जाता है, वो तो सूखना बंद होगा ही, लेकिन ये जो एंट्री पॉइंट्स है किसी भी इन्फेक्शन के, वो नाक और मुंह ही है। और एक चम्मच तेल मुंह में घुमा के उसको यदि थूक दिया जाए और बाद में गर्म पानी से कुल्ला कर दिया जाए। हाँ, ये कौन सा तेल होगा? ये तिल्ली का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, दोनों चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। जी जी जी। तो इन सब का यदि जैसे नाक में डालने के लिए अपने खोपरे के तेल का भी जो घर में तो रहता ही है हर एक के बालों को लगाने के लिए। रहता ही है। हाँ, तो इस प्रकार से, या आयुर्वेदिक कई तेल है, अणु तेल है, ये बहुत फेमस तेल है, बाज़ार में मिलते हैं, बाज़ार में खरीदने की भी ज़रूरत नहीं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इंडस्ट्री के लेवल पर आप यदि उनको एक ट्रेनिंग दे देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये तो इसके जैसी कोई बात नहीं है। क्या ये हमें बल्क क्वांटिटी में कहीं से मिल पाएगा बना हुआ? ये तो मिल सकता है, बल्क क्वांटिटी में मिल सकता है। और जितनी भी बड़ी अपने यहाँ कोई भी जो आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करने वाले, अभी आयुर्वेदिक की नहीं, पंसारी की दुकान में भी मिलेगी ये चीज़ें। आप उसमें मुनक्का, काली मुनक्का कहीं पर भी मिलेगी, जीरा कहीं पर भी मिलेगा, तुलसी कहीं पर भी मिलेगी। अब ये सब वहीं के वहीं मिलने वाली चीज़, दालचीनी कहीं पर भी मिलेगी, किराने की दुकान में मिलने वाली चीज़ है। और बल्क में भी मिल जाएगी, आपको सस्ते में मिलेगी ये सब चीज़ें बल्क में खरीदेंगे तो। चलिए बढ़िया, एकदम बहुत सही है ये, जी। क्योंकि प्रिवेंटिव हो जाए तो काफी कुछ है, शायद हम लोग काफी फिर आगे काम कर पाएंगे। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। अच्छा, नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ, नमस्कार। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। नमस्कार। मैं प्राध्यापक विवेक बिड़वई अकोला से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अभी जो ये कोरोना का जो विषय है, हाँ ऐसी संक्रामक व्याधियों में हाँ। अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति में क्या उपचार हो सकता है? विशेषकर जो धूपन चिकित्सा बताई है, जी जी। घर में यूज करने जैसे कोई प्रयोग द्रव्य है क्या? धूपन चिकित्सा का बहुत अच्छा उपयोग होता है, भले ही वो आयुष के गाइडलाइन में ना आया हो, लेकिन ये जो गो विज्ञान वालों का जो कामधेनु धूप आता है, जो गाय के गोबर से बनता है, वो इसमें बहुत अच्छे वातावरण शुद्धि के लिए बहुत अच्छा उसका उपयोग होता है और वो जलाया जा सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें गूगल है और बाकी भी जो चीज़ें हवन की जितनी भी सामग्री है उन सब का उपयोग इसमें हो सकता है और वो करना भी चाहिए। और यदि अपने घर में परंपरा है कि शाम के समय या पूजा के समय धूप जलाने की, तो उस समय वो बाज़ार से लाई हुई कोई छोटी मोटी चीज़ जलाने के बजाय ये जिसको बाकायदा, क्योंकि वो हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता। अभी ये लॉकडाउन के कारण अभी सबके पास समय है, तो वो जो परंपरा है हमारे घर की, वो पूजा सामग्री के समय धूप जलाने की, उसको हम कार्यरत कर सकते हैं और उसका उपयोग बहुत ज़्यादा प्रमाण में अच्छा हो सकता है। एक आयुष के गाइडलाइन में के काढ़े का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री जी ने भी किया था और वो बहुत सिंपल है, घर में बनाया जा सकता है और सबको चलता है।
उसमें तुलसी रहती है, दालचीनी रहती है, काली मिर्च रहती है, सौंठ रहती है और मुनक्का रहते हैं। इसको इन 5 चीज़ों को आपको उबाल के उसका काढ़ा बनाना है। और यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है या घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसमें स्वाद के लिए गुड़ मिला सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और यदि शक्कर नहीं चलती किसी भी स्वरूप में, गुड़ भी नहीं चलता, शक्कर भी नहीं चलती, तो ऐसे समय में 2 बूंद आप नींबू के रस डाल देंगे उसमें, तो भी वो बड़ा टेस्टी बनता है। अब इसका जो अपने शरीर में जो संक्रमण होता है उसके जो मार्ग है वो हमारा नाक और मुंह है, ये सब आप लोग जानते हैं। अब हाथ जो है उसके बारे में तो बहुत सारा, हाथ धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, और उसके बारे में तो हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मास्क पहनना वगैरह। लेकिन इसके अलावा ये जो 2 मार्ग है, इसका स्वास्थ्य यदि हम कायम रखते हैं, जैसे नाक में 2 बूंद तेल डालते हैं रोज़, तो वो जो हमारा नासा मार्ग जो है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम होती है। और घी डालने के लिए बोलते हैं। जी, घी भी डालने के लिए बोलते हैं। कोई भी तेल अपना, इसका सरसों का तेल है, तिल का तेल है, अपने खोपरे का तेल है, किसी भी तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद नाक में डालिए, बहुत अच्छा उपयोग इसमें होगा। और हमारी जो रसोई है वो तो आधा तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है। तो इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे गले में खराश है तो दौड़कर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लौंग है, लौंग की पाउडर कीजिए, उसको शहद में मिलाइए, चाटिए। आपके घर में यदि जिसको हम लेंडी पिपली बोलते हैं, इधर पीपल ही बोलते हैं, छोटी पीपली, वो छोटी पीपली को पीसकर उसकी पाउडर करके शहद में चटाए, तो भी ये इस प्रकार की जो छोटी मोटी बीमारियां रहती है, जो गले से संबंधित है, जो नाक से संबंधित है, अभी सभी सर्दी और खांसी कोरोना तो है नहीं, तो इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। च्यवनप्राश का उपयोग होता है, गुड़ूची का उपयोग होता है। ये सब जो चीज़ें हैं इसका उपयोग हमने करना चाहिए, जिसके कारण हमारा रोग से बचाव हो, और रोग होने पर उसकी ट्रीटमेंट करने के बजाय रोग होने न देना, ये बहुत अच्छा है। और घर का वातावरण यदि अच्छा रहता है, हम लोग पॉजिटिविटी हमारी, जो अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज की पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, उनका मनोबल बहुत अच्छा दिख रहा है। आप देखिए कोई भी, हाँ, यानी बाकी देशों से तो बहुत ही अच्छा है। तो वो बनाए रखना, वो समाज की कैसे बनती है, तो जो हमारे परिवार में हमारी पॉजिटिविटी बनी कि वो समाज में रिफ्लेक्ट होती है। तो वो सब बनाए रखना, स्वास्थ्य सबका मानसिक और शारीरिक अच्छा रखना, इसकी जिम्मेदारी यदि कुटुंब प्रमुख लेता है तो इससे तो हम जीतने ही वाले हैं, इसके कोई दो राय नहीं है इसमें। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर सर. नमस्कार. मी सौ सारिका हरिनारायण येवले, लोककल्याण समिती सदस्य, नागपूर. अच्छा अच्छा. माझा प्रश्न असा आहे की आजची परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टर्स व नर्स हां स्पेशल किटचा वापर करून देखील कोरोना या विषाणूला पासून बाधित होत आहेत. हां, मग आम्ही तर अगदी सर्वसामान्य समाजसेविका आहेत डॉक्टर साहेब. बरोबर. लोककल्याण समितीद्वारे आम्हाला छोट्या छोट्या वस्तींमध्ये मदत कार्यात जावं लागतं, हां सेवा कार्य द्यायला. हां तर त्यात या विषाणूपासून वाचण्यासाठी स्वतःची व सेवावस्थित राहणाऱ्या परिवाराची, हां गरोदर असणाऱ्या तसेच बाळंतपण झालेल्या मातांची काळजी हाँ. आम्ही आयुर्वेदाद्वारे कशा प्रकारे घेऊ शकतो? आपका ये जो प्रश्न है ताई, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वास्तविकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप सेवावस्थी में जाके काम करते हैं और उस समय ये जो खुद का भी रक्षण आपको करना है और ये माताओं का, जो नई माताएं हैं उनका, वो छोटे बच्चों का, इसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग की है। संपर्क में न आना, ये उसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है कि ये जो हाथ पांव धोने वाली जो हमारे यहाँ विधा है पहले से, कि किसी भी काम को करते समय पहले हाथ पांव धोना है, साबुन से धोना है। अभी घर में सैनिटाइज़र कितना इस्तेमाल करना है इसके बारे में दो राय हो सकती है, लेकिन साबुन से हाथ पांव धोना, बाहर जब कोई भी चीज़ हम करते हैं उसको करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी छोटे बच्चों के खान पान या दूध, इसके लिए या उनके जो बर्तन रखने के जो प्लेटफॉर्म्स है,
जैसे टेबल है या कोई ज़मीन पर कहीं जगह रखते होंगे या कहीं पर भी, यानी क्या कहते हैं उसको, ओटे पर रखते होंगे, उस जगह को क्लीन करना है। यानी जो जो बर्तन है उसको तो हम क्लीन रखते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चम्मच और वो कटोरी उसको सब अच्छे से, लेकिन वो कटोरी जहाँ रखी जाती है उस जगह को क्लीन रखना, ये वो छोटे बच्चे के सेहत के लिए अच्छा रहता है। उनके जो कपड़े हैं, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, उनको धोने के बाद में अभी अच्छा धूप पड़ रहा है, धूप में सुखाना, ये बहुत उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। और विशेष रूप से जिनको हम कहते हैं प्रेग्नेंट वुमन या अभी जिनकी डिलीवरी हुई है, उनके जो खान पान का यदि हम अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उनमें रोग प्रतिकारक क्षमता बनी रहती है। अब आप तो सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा में जिसकी अभी डिलीवरी हुई है उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, और उन सब का सेवन जो है वो सब जैसा जिसको जमता है वो सब कर सकती है। अपने यहाँ बाळन काढ़े भी रहते हैं, अपने यहाँ दशमूल का भी उपयोग होता है, अपने यहाँ गुड़ची का भी उपयोग होता है, शतावरी का भी उपयोग होता है। ये सब जो उपयोग है वो हम सब हमारे इस प्रकार की जो माताएं, नई माताएं हैं जिनका अभी अभी डिलीवरी हुई है, उनके लिए ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आयुष की गाइडलाइन में एक काढ़े का जिक्र आया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसमें है कि उसमें तुलसी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सोंठ है, मुनक्का है, इन सब का काढ़ा बनाकर देने के लिए कहा है। और उसमें वो यदि अब जैसे दूध पीता बच्चा है तो माँ जो खाती है उसका असर तो उसके दूध पर पड़ता है, ये सब लोगों को मालूम है। तो इसका भी असर मुझे ऐसा लगता है, ये काढ़े का असर जो है वो जो माँ यदि नियमित रूप से लेती है तो उसका जो उपयोग है वो बच्चे के भी, दूध पीते बच्चे के भी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ने के लिए उसका उपयोग होगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक आयुर्वेद की अच्छी दवाई है जिसका जिक्र वो आयुष मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में नहीं है, फिर भी जिसका बहुत ज़्यादा प्रमाण में उपयोग होता है, वो है गुड़ची या गुड़वेल जिसको बोलते हैं हम। लेकिन आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माई सेल्फ सुधा वर्मा। नमस्ते सुधा जी। I have done PhD in biotechnology अच्छा from ICMR lab, RMR IMS, Patna. अच्छा। I have a question regarding coronavirus. जी जी। As there is no potential treatment हाँ regarding COVID-19, so in this situation, what will be the critical step or important treatment in the field of Ayurveda for the strong immunity against the virus attack? Yes, what you are saying is absolutely correct, and as it is told that prevention is always better than cure. Yes, sir. So before taking this step ahead, we must prevent this at its root. That is what Ayurveda says. और इसलिए आयुर्वेद में कहा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। और उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कई चीज़ें सामने आती है। जैसे आप जानते ही हैं कि आपका जो रसोई घर है वो आधा आयुर्वेद का दवाखाना है। कई चीज़ें उसमें ऐसी है कि जिसका ये प्रिवेंशन के लिए उपयोग हो सकता है। आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी की है और उसका जिक्र भी किया है उनके भाषण में, राष्ट्र के संबोधन में, वो आपने देखी होगी। और उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, इसका जो प्रयोग है वो यदि आपके रोज़ के खान पान में बढ़ाते हैं तो वो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने में उसका उपयोग होता है। दूसरी एक बहुत सामान्य चीज़ बरसों से हम करते आ रहे हैं, यानी दूध और हल्दी का सेवन करना। और कई लोगों को आदत रहती है दूध और हल्दी का, वो नियमित रूप से सेवन करते हैं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए ये जो सर्दी खांसी बुखार वगैरह इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका यदि हमको मूलतः विरोध करना है तो ये दूध हल्दी का हम लोगों ने सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से कोविड की स्थिति में एक काढ़े का भी जिक्र ये गाइडलाइन में आया है, जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे
तुलसी है, धनिया है, काली मिर्च है, सौंठ है और मुनक्का है। इन सब चीज़ों का एक काढ़ा बनाना है और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उसमें वो स्वाद के लिए गुड़ डाल सकते हैं, और जिनको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, उन लोगों ने उसमें 2-3 बूंद नींबू के रस के डालकर उसको जायकेदार बना के दिन में 2 बार पीना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके कारण रोग प्रतिकार क्षमता हमारी इस विषय में बनी हुई रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी है कि च्यवनप्राश हम सब लोग जानते हैं। अब च्यवनप्राश, हाँ, च्यवनप्राश में शक्कर रहती है, लेकिन आजकल विदाउट शुगर च्यवनप्राश भी मिलता है। तो जिनको मधुमेह है उन्होंने विदाउट शुगर च्यवनप्राश, और जिनको मधुमेह नहीं है उन्होंने अपना सामान्य च्यवनप्राश, क्योंकि वो बच्चों को भी भाता है, वो टेस्ट अच्छी रहती है उसकी। तो हम बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब लोग इस च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। बाकी प्रिवेंशन के लिए हमारे जो क्या कहते हैं हम, लाइफस्टाइल चेंजेस जो ज़रूरी है इन दिनों में, वो सभी जगह जिक्र किया जाता है कि घर के अंदर जाते समय हाथ पाँव मुंह धो के जाइए, चप्पल जो है वो बाहर निकालिए। जो लोग, अभी मेरे को एक भगिनी ने प्रश्न पूछा था कि वो लोग सेवा कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो क्या प्रिकॉशन ली जाए, तो मैंने उनको एक सादी सी चीज़ बताई थी कि आप जो कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं वो बाहर से आने के बाद उसको धोने के लिए डाल दीजिए, निकाल दें। हाँ, निकाल दें और धोने के लिए डाल दीजिए, तुरंत धोने के लिए डाल दीजिए। अब बाहर तो वो सैनिटाइज़र और ये और वो उसका इस्तेमाल जो सब अल्कोहल बेस रहते हैं उसका तो होता ही है, लेकिन घर में साबुन से और पानी से हाथ धोना ये सबसे उत्तम उपाय है, और उसका प्रयोग हमने करना चाहिए। उसका समय भी बार बार बताया जाता है कि कम से कम 20 सेकंड तक जो हाथ है वो धोने चाहिए। वहीं जो नियम है वो अपने मुंह के लिए, अपने पाँव के लिए भी लागू है। तो ये जो स्वच्छता हम लोग रखते हैं, जैसे एल्डरली पर्सन यदि घर में है तो उनकी दवाइयाँ, उनका पीने का पानी या उनका खाने का सामान जिस टेबल पर रखा है उस टेबल का फ्लोर भी आपको साफ़ रखना है। यानी ये प्रिवेंशन का ये है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उनके बर्तन ही साफ़ रखे जाए, ज़रूरी नहीं कि उनके खाने पीने की चीज़ें, उसका तो हम लेते ही हैं, लेकिन वो टेबल को साफ़ रखना है, वो टेबल टॉप को साफ़ रखना है। यहाँ भी ये सब छोटी छोटी चीज़ों का यदि हम पालन करेंगे तो इसका जो प्रिवेंशन है वो बहुत अच्छे से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रिवेंशन में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भय से दूर रहना। तो घर में ऐसे, हाँ, डरना नहीं है, क्योंकि आज आप तो जानते हैं, आप तो साइंटिस्ट रह चुकी हैं, तो पेपर और वो सब पढ़ते हैं, तो दुनिया में बाकी के समाजों की तुलना में भारतीय समाज का मनोबल बहुत ऊंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you, sir. You have explained so well. Thank you very much. थैंक यू। आज का यह जो कार्यक्रम मंथन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उस आयोजन के लिए मैं मंथन के आयोजकों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।